नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सम्राट उपाध्याय आप तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे वीडियोस पे अक्सर ब्लॉग देखने को मिलता होगा आपको, लेकिन मैंने जो है अब एक नई शुरुआत की है। इसमें आपको कुछ ऐसे पर्सनालिटी से मिलवाऊंगा, उनसे बातचीत होगी, उनके बारे में जानेंगे या उनके जो वर्क्स है उनके बारे में जानेंगे। और हर कोई अपने फील्ड का एक्सपर्ट होगा या फिर कोई उच्च पदाधिकारी होगा। आज जो है मैंने टॉक विद सम्राट जो है मेरे प्लेलिस्ट में एक चैनल बनेगा जिसमें कि कुछ पर्सनालिटीज के इंटरव्यू होंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार आर्ट थिएटर, जो कि पटना की एक बिहार की एकमात्र संस्था है जो कि बहुत ही रिनोन्ड है और बहुत पुरानी संस्था है, जिसे हर आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट हो या फिर किसी भी तरह का आर्टिस्ट हो, वो इसे जानता ही जानता है। आज उसी के सेक्रेटरी से मैं बात करूंगा, जिसे हम सचिव बोलते हैं, अभिषेक रॉय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि आप जो मतलब सबसे मेरे नज़र में, जब से मैं बिहार आर्ट थिएटर को देख रहा हूँ और इसके बारे में जानता हूँ, आप सबसे युवा सचिव हैं। सही बात है? ये सही बात है जी। और इसके पीछे जो इंस्पिरेशन है ये आप जैसे युवा साथी ही हैं और कई युवा कलाकार हैं जो जिनकी चाहने से और जिनकी मर्जी से आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। और इस जिम्मेदारी को निभाने का एक बड़ा मौका है मेरे पास भी, और पूरे कलाकार भाइयों के लिए, सभी के लिए हम कुछ कर पाए, ये हमारा नियत भी यही है। अच्छा, आप इसके पहले आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगा जी। आप, मुझे जहाँ तक पता है, आप पुखराज फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं। तो पुखराज फाउंडेशन जो है वो क्या है, उसके बारे में, वो किस किस फील्ड में काम करती है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। पुखराज फाउंडेशन का मैं सेक्रेटरी पहले था। अच्छा। और वो संस्था मैंने ही स्थापित की थी 2016 में। अच्छा। 2010 में जब मैंने बिहार आर्ट थिएटर ज्वाइन किया था, तो उसके बाद जो है कि हम लोगों ने एक जर्नी शुरू की जो थिएटर की, और हम लोगों का एक ग्रुप बना, और जो हम लोगों को कई सामाजिक कार्यों को करने का मौका मिला, नुक्कड़ नाटक या फिर नाटकों के थ्रू। तो फिर हम लोगों ने उसी दौरान हमारी एक टीम जो बनी थी उस समय, तो उन सबों के द्वारा ये पुखराज फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, जिससे हम लोगों ने बिहार में लगभग 5000 से ऊपर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया। और जितने भी सोशल इश्यूज थे, सरकार के जितने कार्यक्रम थे जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित थे, उन सबको हमने प्रचार प्रसार किया। पूरे बिहार में हम लोगों ने किया है काम, और ये एक काफ़ी बड़ा काम रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, कि इस तरह का मौका सरकार ने भी हमें दिया था। और हम लोगों ने अपने एंड से भी अपने लोगों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उस समय चलाया था, ये शराबबंदी के ऊपर, नशा मुक्ति के ऊपर, बाल विवाह के ऊपर, जिससे संस्था को भी काफ़ी पहचान मिली पूरे बिहार में। तो ये एक अच्छी जर्नी रही थी उस समय टीम के साथ। आप भी उसके एक हिस्से रहे थे उस समय, तो ये काफ़ी बढ़िया रहा उस संस्था का। और हम लोगों ने फिर लगातार उससे कई कार्यक्रम किए, और काफ़ी अच्छे कलाकार उससे जुड़े, अच्छे लोग जुड़े, और संस्था अभी भी काम कर रही है। लेकिन जब पिछले साल 2020 में दिसंबर में जब मैं बिहार आर्ट थिएटर का सचिव चुना गया, तो उसके कुछ दिनों पहले से जब बातचीत चल रही थी कि आगे इस तरह की जिम्मेदारी उठानी है, तो फिर हमने उस संस्था को उस समय छोड़ा था, क्योंकि एक साथ इतनी जिम्मेदारी शायद मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं उठा पाता, इसीलिए मैंने उस संस्था को उस समय छोड़ दिया था। अच्छा, अभी तक जो है मतलब आप इससे पहले जब शुरू किए थिएटर को जी, वो कौन सा दौर था? आपने कब शुरू किया थिएटर करना? वो 2010 का समय था। 2009 में जब हमने मैट्रिक की परीक्षा देकर जब +2 में गए, तो मुझे याद है वो मैं क्लास 11th में था, उस समय हमने थिएटर को ज्वाइन किया। और बिहार आर्ट थिएटर उस समय भी पटना में, जहाँ तक हम लोगों की जानकारी मिली थी, कि एकमात्र ऐसी संस्था है जो नाटकों को लेकर ट्रेनिंग कराती थी। लेकिन उसमें बड़ी एक रोचक बात है। रोचक बात यह है कि मुझे
इस लाइन में आना था, एक्टिंग लाइन में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि थिएटर भी कुछ होता है, क्योंकि थिएटर का प्रचार प्रसार आम लोगों के बीच काफी कम है। और खास करके हम जैसे लोग जो मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, हम लोग के यहाँ तो सरकारी नौकरी और पढ़ लिख करके कुछ नौकरी ही करना है, इस तरह का एक बंदिश भी है समझिए। तो उस दौरान मतलब हम लोगों के पास कि ये पता नहीं था, ये जानकारी नहीं थी कि थिएटर भी कुछ चीज है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद एक्टिंग कर सकता हूँ, फिल्में देखता था, सीरियल्स देखता था, तो लगा कि कुछ इस लाइन में जाने के लिए एक बेसिक जो तैयारी होती है, एक बुनियादी तैयारी होती है, तो वो मुझे करनी चाहिए। तो उसी दौरान पटना में कुछ लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि बिहार आर्ट थिएटर की एक इकाई है, बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय। तो वहाँ थिएटर की ट्रेनिंग होती है, जिसके थ्रू भी एक्टिंग किया जा सकता है और एक्टिंग की बुनियादी चीजें सीखी जा सकती हैं। तो हमने ये संस्था ज्वाइन की। उसके बाद फिर थिएटर में इतना रम गया और करते करते जब मजा आने लगा, तो मैं आपको फैक्ट करता हूँ कि आज फिल्मों में जाने का मेरा शौक शायद 2-3 साल के अंदर ही उतना नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मैंने कैमरे के सामने काम नहीं किया, मैंने दूरदर्शन में कई कार्यक्रमों में काम किया, कई छोटी मोटी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन जो थिएटर में जो मन रम गया वो फिर कहीं और नहीं लग पाया। अच्छा, तो फिर उसी समय से आपने सोच लिया कि थिएटर में ही मुझे मतलब आगे करियर बनाना है। तो उस समय से फिर हमने थिएटर को कंटिन्यू किया और आज तक कर रहा हूँ। अच्छा, तो जो भी मेरे यंगस्टर व्यूअर जो देख रहे हैं और वो कुछ थिएटर के फील्ड में करना चाहते हैं, तो आप जीता जागता उदाहरण है कि आज से 10 वर्ष पूर्व जो है कोई ऐसा छात्र जो कि एक्टिंग सीखना चाहता हो और वो मतलब दाखिला लेता है बिहार आर्ट थिएटर के इकाई में, और वो आज बिहार आर्ट थिएटर का सचिव है। तो आप लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस आपकी जो डेडिकेशन है, चाहत है, वो मतलब आपके अंदर होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। क्या बिल्कुल कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मान के चलिए। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। क्या सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं अक्सर देखता हूँ कि जितने भी थिएटर की संस्थाएं हैं, मतलब उनमें जो थिएटर के उनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं। तो फिर इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप एक सचिव हैं, इसको आप किस तरह से सोचते हैं कि इसको ओवरकम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए इस प्रॉब्लम्स को? देखिए, जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10-11 सालों का, तो ये तो फैक्ट है कि एक कलाकार रंगकर्म को अपना पूरा जिंदगी भी दे दे, पूरा समय दे दे, फिर भी वहाँ से आज की जो परिस्थिति है उसका घर नहीं चल सकता है। ये एक सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कोई भी चीजें कुछ उस तरह का सेटअप नहीं बना है, उस तरह के लोग जुड़े नहीं हैं। ये एक बड़ा कारण है। और इसमें जो बुनियादी कारण है मैं आज आपको बताता हूँ कि आप फाइनेंशियल स्थिति से अगर मजबूत होना चाहते हैं तो या तो व्यापार करिए, या आप कलाकार हैं तो फिल्मों में आप जिस तरह का मार्केट आप देखते हैं, जिस तरह की मार्केटिंग फिल्मों की होती है, तो कहीं ना कहीं थिएटर को लेकर के भी हम लोगों को वो अप्रोच रखना पड़ेगा। और इसके लिए ये उपाय है कि जब तक आप अपनी विधा में समाज को नहीं जोड़ेंगे, समाज के लिए उपयोगी नहीं बनेंगे, तब तक लोग आपके पास आएंगे नहीं। और जब तक आप समाज आपसे जब दूर रहेगा तो आप ऑब्वियस है कि फाइनेंशियल गतिविधियों को भी आप एक रूप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक लोगों का हुजूम और आपके काम में एक इस तरह का अनोखापन होना चाहिए कि लोग आपके पास उस इंटरेस्ट से आए। आप देखिए, जिस समय फिल्में उतनी नहीं बना करती, जब लाइव परफॉर्मेंसेज होते थे थिएटर के या फिर नृत्य के, संगीत के, तो पुराने ज़माने में आप देखिए जब थिएटर कुछ पहले था तो उस समय थिएटर की अच्छी पूछ थी और कलाकारों को लोग देखने आते थे, रंगमंच में भी भीड़ होती थी। बाकायदे हमारे संस्था के जो फाउंडर श्री अनिल कुमार मुखर्जी, उन्होंने जो ये नींव रखी थी बिहार आर्ट थिएटर की, हम तो उतने भाग्यशाली नहीं रहे कि उनके समय में हम लोग उनसे रूबरू हो पाते, लेकिन जो कहानियां हम सुनते हैं कि जब बिहार में थिएटर शुरू हुआ, बिहार आर्ट थिएटर, तो और जब हमारे फाउंडर स्वर्गीय अनिल कुमार मुखर्जी जब थिएटर करते थे तो उस समय लोगों की भीड़ लगती थी। लोग उस समय पैसे देकर नाटक देखा करते थे, टिकट का प्रचलन था, और आज ये प्रचलन बंद है। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के मैनेजमेंट की भी गलती है
आज भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो टिकट लगाने का प्रयास करती हैं और लोग देखते हैं टिकट लेकर के। उनका कुछ कंटेंट भी आज के डेट में बढ़िया रहता है, एक आज के दौर के सामाजिक मुद्दे भी उसमें रहते हैं जिसे लोग देखना पसंद करते हैं। तो उस तरह की चीजों में जो भी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनको कुछ न कुछ तो लाभ है, लेकिन एक बड़ा समूह इस पे कुछ काम नहीं कर रहा है, एक बड़े तरीके से इस पे कोई योजना नहीं बनाई जा रही है, जिस वजह से फाइनेंशियल गतिविधियां बहुत कम हैं। और कलाकारों को और हमारे जितने भी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, युवा रंगकर्मी हैं, मैं सबसे ये कहता हूं कि आप उपयोगिता साबित कीजिए अपनी, आपकी क्या उपयोगिता है इस समाज के लिए। आप जिस दिन अपने आप को उपयोगी बना लेंगे उस दिन लोग भी आपके पास आएंगे, आपके पास समाज जुड़ेगा, आपके पास फिर अर्थव्यवस्था भी आपकी अच्छी होगी। ये एक बहुत ही बुनियादी चीज है। व्यापार में भी क्या है, जब तक आप लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उनके हिसाब से आप कुछ वैसी योजना नहीं बनाते हैं, आपका व्यापार नहीं चल सकता है। ईज ऑफ बिजनेस, ये हम लोगों को उस एंगल से देखना पड़ेगा, जिस एंगल से हम लोग व्यापार देखते हैं उसी एंगल से थिएटर को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, एक कमर्शियल बनाने के लिए आपकी सोच क्या है कि अगर आपको कमर्शियल थिएटर को बनाना है तो आपका स्टेप क्या होगा? पहले तो नाटक का प्रचार प्रसार होना चाहिए। आप आज सड़क पे जाइए, 10 में से 6 लोग आपको ऐसे मिलेंगे या 7 लोग ऐसे मिलेंगे, लगभग 70% आबादी को ये पता नहीं है, जो आम आदमी जो रोजी रोटी की किल्लत में जी रहा है, उन लोगों को ये पता नहीं है कि थिएटर भी एक चीज है। जितना फिल्मों का प्रचार हुआ, सिनेमा का प्रचार हुआ, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो वेब सीरीज बन रहे हैं इनका प्रचार हो रहा है, तो इतना थिएटर का प्रचार नहीं हुआ है और इसीलिए ये उदासीनता भी बनी हुई है। तो पहले तो मैं फोकस करूंगा कि हम अपने कंटेंट लेवल को सुधारें। आज के जो दौर के जो स्टोरीज हैं, जो घटनाएं हैं, उनसे रिलेटेड जो पब्लिक डिमांड है, जो लोग देखना चाहते हैं, उसको सही तरीके से दिखाएं। तो और जितने लोगों से अधिक लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग डिजिटल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको समाज में आज चलना है तो कदम से कदम मिलाकर समाज के साथ चलना ही है आपको। उसके लिए है कि जो भी आधुनिक सुविधाएं, जिस तरह की आज बाजार में चीजें आ गई हैं, आपको उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको फेसबुक, यूट्यूब और इन सब चीजों के ऊपर आपको आज के डेट में आना पड़ेगा और अपनी बातों को कहने के लिए अधिक से अधिक लोग को जोड़ना पड़ेगा। एक थिएटर मार्केटिंग की जरूरत है। माफ कीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे कि व्यापार, यहाँ पे जो हम लोग कल्चर देखते हैं पटना में, लोगों को हो सके ये भाषा अच्छी ना लगे, लेकिन कलाकारों को सरवाइव करवाने के लिए आपको ये कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। लोगों के बीच जाना पड़ेगा, आज के परिवेश के नाटक करने पड़ेंगे, कंटेम्पररी होना पड़ेगा। ये तभी एक सॉल्यूशन है, नहीं तो फिर हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो थिएटर का स्कोप है वो आज से 5 साल बाद कहाँ उसको देखते हैं? क्योंकि मैंने सुना था आप किसी प्ले के दौरान आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैं 5 साल बाद थिएटर को एक अलग लेवल पर देखना चाहता हूँ, या थिएटर से संदर्भ कुछ ऐसा हुआ था? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आज फिल्मों की स्थिति आप देखिए, आज के डेट में ये सच्चाई है कि लोग अब सिनेमा हॉल कम जा रहे हैं। अब कोरोना एक वजह हो चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि आजकल ऑनलाइन जो फिल्में रिलीज हो जा रही हैं, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो वेब सीरीज आ जा रहे हैं, और सारा मटेरियल आज के डेट में आपको घर बैठे बिठाए आपके सेलफोन पे, आपके टीवी पे, आपके लैपटॉप पे जब आप इजिली अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियस है कि कोई भी आदमी वहाँ पे जाएगा नहीं। और ये क्या है कि दर्शक आज के डेट में आइसोलेट होते जा रहे हैं और वो जो है न सिनेमा हॉल की तरफ मूव कर रहे हैं, न उनको बाहर कहीं जाने की जरूरत पड़ रही है। अपने खाली समय में उनके मोबाइल पे हर चीज अवेलेबल है, वो सारा चीज। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं जो मेरा सोचना है, ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। मेरा मानना है, आपने पूछा कि अगले 5 साल में थिएटर कहाँ जाएगा, तो आज के डेट में जो इंटरटेनमेंट और इन सब चीज़ों को लेकर के जो लोगों में आइसोलेशन हो रहा है, लोग बहुत पर्सनलाइज रूप से आज के डेट में कंटेंट अवेलेबल है, उनके पास बड़ी से बड़ी स्टोरीज, फिल्में, हर चीज़। तो एक वैक्यूम जब क्रिएट होगा ना, तो जो लाइव परफॉर्मर है ना, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। आप इस चीज़ को देखिए, आप इसको इस एंगल से देखिए कि हर चीज़ का एक समय होता है। एक समय सिनेमा हॉल में फिल्में देखने के लिए भारी लाइन, अभी भी कोई फिल्में आ जाती थी तो टिकट ब्लैक हो रहा है या इस तरह से हो रहा है।
लेकिन आज उसमें भी डाउनवर्ड्स है, आज उसका भी डाउनफॉल है उस मार्केट का। थिएटर तो हम लोग काफी पीछे छूट गए फिल्मों की वजह से, लेकिन ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा ना, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। थिएटर अगर बढ़िया से करते रहें, हम कलाकार अगर इसमें अपनी एनर्जी लगा दें, और जो हम आज के परिवेश की बात कर रहे हैं, जो दर्शक देखना चाहते हैं उनको अगर हम दिखाएं, सही तरीके से दिखाएं, तो लोग आपके पास आएंगे भी। ये मेरी सोच है। और मैंने प्रैक्टिकल रूप से भी कुछ टीमों को देखा है। पटना में भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको देखने के लिए आज भी हॉल भर जाता है। अभी कुछ दिनों पहले रतन श्याम साहब का एक कार्यक्रम हुआ था, एक नाटक हुआ था यहाँ पे, तो उसको देखने के लिए कितनी लंबी लाइन थी, आप खुद इसके गवाह हैं। तो और उनके नाटकों में जो कॉन्सेप्ट है, जो विजुअल्स है, जो एक थीम है, वो उस तरह का जो है, अगर हम लोग भी डेवलप करें, एक सोच डेवलप करें, उस हिसाब से अपने जो दर्शकों को जो पसंद है वो करना सीख जाएं, तो शायद हम लोग भी वो कर पाएंगे। और मेनली क्या है कि क्वालिटी अगर रहेगा तो मतलब दर्शक जो है और यहाँ पे लोग जो है आपसे खुद जुड़ना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि काम बोलता है ना। बिल्कुल। और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आप बिहार आर्ट थिएटर जब से आपके हाथों में गया, तो मतलब क्या सुधार आया है? क्या आपने चीज़ें की हैं जो कि पहले चीज़ें नहीं थी, या फिर पहले में कुछ तब्दीली हुई है? देखिए, इसमें मेरा कहना तो बहुत उचित नहीं होगा कि क्या बदलाव हुआ है, लेकिन ये मैंने आप लोगों से ही और बाहर के लोगों से सुना है कि नहीं ठीक है। देखिए, पहले दिक्कत क्या था ना कि जो बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना जिस सोच के साथ की थी, जिस सोच के साथ इसके फाउंडर अनिल कुमार मुखर्जी जी ने की थी, ये शायद हम लोग आगे उनके जाने के बाद उसको कैरी नहीं कर पाए उतने अच्छे तरीके से, जिस वजह से हम लोग उतना फ्लरिश नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। तो बाकी बीच में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, अजीत गांगुली जी आए, सब लोग आए, तो इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया थिएटर में। तो बाकी जो ये गैप लेकिन जो हो गया ना इतने समय का, वो विज़न जो हमारे फाउंडर ने लेकर चला था, तो शायद अगर उनके विजन को अगर ठीक ढंग से हम लोग फॉलो करते या अब भी करें, तो हम लोग बिहार जैसे जगह पे इतनी बड़ी संस्था जो 1961 में जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो आज के डेट में तो हम लोग काफ़ी आगे रह सकते थे, जिसकी पॉसिबिलिटी थी। और मेरी कोशिश वही है कि जो हमारा पास्ट रहा है, जो जिस चीज़ों को लेकर के ये संस्था की जिसकी स्थापना जिन चीज़ों को लेकर के हुई है, उन चीज़ों के अनुरूप ही हम अपने भविष्य का निर्माण करें। ये हमारी यही कोशिश है। अच्छा, आपके विजन क्या क्या है बिहार थिएटर को लेकर? जैसे कि अभी जो न्यू सेशन आने वाला है, जहाँ तक मैंने देखा प्रोफाइल, तो अभी जो भी स्टूडेंट आएंगे वो प्रीवियस ईयर्स मतलब 2018 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल तो इधर कोरोना ने ले लिया। तो अभी जो न्यू एडमिशन होंगे उनको क्या कुछ नया मिलेगा, या फिर कुछ वैसा ही मिलेगा जो पिछले मिलता था पिछले सालों में? देखिए, पहले जो मिलता था वो भी अच्छा था। अब आगे जो मिलना है, तो हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक्स के जितने भी अधिकारी हैं, सब लोग हैं, तो उन लोगों की यही कोशिश रहती है कि हम हर साल कुछ न कुछ बेहतर करते जाएं। उसी क्रम में जब आज मुझे मौका मिला है संस्थान को आगे बढ़ाने का, तो ज़रूर है कि हमारे पास कुछ नई सोच है, नए लोग हैं, तो थोड़ा एनर्जी तो हम लोग जरूर लगाएंगे कुछ नए तरीके से। इसमें हम लोग इस बार ये कर रहे हैं कि बिहार आर्ट थिएटर में जो हमारी संस्था बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय, जिस बिहार आर्ट थिएटर की जो इकाई है, उसमें इस बार जितने बच्चे आएंगे, जो ट्रेनिंग जो चलती है वो तो चलेगी, उसके अलावे हम लोग कोशिश करेंगे कि इन लोगों को भारत के हर जगह पे जहाँ नाटकों का बढ़िया प्रचलन है, जहाँ अच्छे अच्छे नाटक होते हैं, इन लोगों को सबसे रूबरू करवाएं। इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हो, नेशनल थिएटर फेस्टिवल हो, इस वर्ष आयोजन करके उन लोगों को हर तरह से इन्वॉल्व करने का प्रयास करें उनको। हाँ, क्योंकि अपने बिहार के कल्चर के साथ साथ पूरे भारत के कल्चर को भी समझना जरूरी है। तो मेरा इस बार का मेन फोकस यही है कि हम अच्छी अच्छी टीमों के साथ इन लोगों को कोलैबोरेट करें, बाहर जाके ये लोग भी परफॉर्म करें। साथ ही हम लोगों की प्लानिंग है कि इसी साल हम लोग राष्ट्रीय स्तर का फेस्टिवल भी एक करें, जिसमें हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, तो उन लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई, चीज़ों में कितनी डाइवर्सिटी है। तो ये फिलहाल ये कोशिश है हमारी कि जितने भी भारत में अच्छे रंगकर्मी हैं, अच्छे निर्देशक हैं, इस बार
हम अपने बच्चों को सबसे एक परिचय दिलवाएंगे। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा कि अभी जो है कोरोना काल चल रहा है, पेंडेमिक टाइम जो है, उसमें जैसे कि कभी भी कल्चर की बात आती है तो बिहार के कलाकार उसमें हमेशा आगे खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें बिहार सरकार कलाकारों के लिए कितना आगे आई है? देखिए, क्योंकि अभी रिसेंट अपडेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा कुछ प्रावधान निकाले गए वेबसाइट पे, जिसमें कि कोई कंपटीशन करा के मतलब कुछ 1500 या 1000 रुपये देने की बात कही गई, और उसका क्या मतलब प्रोसीजर था, या फिर उससे कलाकार जो है मतलब पूरी तरह सहमत नहीं थे, वो जग जाहिर था, सोशल मीडिया पर मैंने देखा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अभी तक मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकूंगा कि बिहार सरकार की ये उदासीनता है कि कलाकारों के लिए अभी तक कुछ बेहतर नहीं किया गया, और ये कहने में मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। और सरकार को हमने पहले भी कहा है, पहले भी रिक्वेस्ट किया है, जितने भी पदाधिकारी हैं, मंत्री जी हैं, मैंने सबको रिक्वेस्ट किया था। खैर बीच में अभी तो पेंडेमिक है इस तरह का, तो अभी उन लोगों से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है इस बीच में, लेकिन उन लोगों से हमने यही कहा था कि कलाकार जो आपकी कला को जिंदा रखते हैं, जो आपके राज्य में जितने भी फोक आर्टिस्ट हैं, हर विधा के, नहीं केवल नाटक ही नहीं, हर विधा के जितने कलाकार हैं जिन्होंने आपके फोक को जिंदा रखा है, उनके प्रति तो सरकार की एक दायित्व होनी ही चाहिए। और जो मूलभूत सुविधाएं जो कलाकारों को मिलनी चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ। आज कोरोना काल में कई हमारे कलाकार बंधु जिनकी मृत्यु हो गई कोरोना के कारण, या आर्थिक स्थिति से जो ऐसे भी तंग रहते हैं, आए दिन भी कितने लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग रिवाउंड पर्सनालिटी होते हैं। हाँ, उनकी स्थिति जो खराब हुई, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया? हम लोगों ने तो देखा इस बार भाई, जितने अपने स्तर से जितने लोगों को मदद कर सकते हैं, हमारे कलाकार के ही बीच के कुछ लोग, वो लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तो कोई वैसी योजना नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनका भी इस बार देखिए, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, कोरोना में तो सबकी सच्चाई है सामने आपके। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी प्राइवेट अस्पताल जहां भर्ती भी लेना था, जिन कलाकारों की मृत्यु हुई, कुछ लोगों के केस हमारे सामने आए, पैसे के अभाव में जिन्होंने इलाज नहीं करवा पाया, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? ये कहाँ जाए? ये कहाँ के लोग हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि इन कलाकारों की मदद करें? तो बेसिक जो सुविधाएं हैं, मैं आए दिन भी मांग करता हूं और आपके सामने भी मैं रख रहा हूं कि कलाकारों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, ये काफी जरूरी चीज है। क्योंकि मेरे सामने ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जिनसे मैं काफी दुखी हूं, और कलाकार जब पैसे के अभाव में मरता है ना, तो ये एक कलाकार ही उस दर्द को समझ सकता है कि मतलब उस पर क्या बीतेगी। क्योंकि एक तो ऐसे ही आप समझते हैं कि इस लाइन में पैसा नहीं है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि जैसे फिल्म सिटी आप देखिए, बनने की बात कब की थी, फिल्म निगम बना, सब बन गया, लेकिन आज के डेट में धरातल पे तो कुछ भी नहीं है ना। बनता यहाँ सब कुछ है, लेकिन बनने के बाद जो मतलब काम होना चाहिए, काम छोड़कर बाकी सब कुछ होता है। हम लोगों ने तो कई सारे चीज सुने कि भाई अब तो बीच में फिल्म निगम बना था, कलाकारों के रजिस्ट्रेशन करवाए गए कि अब इनको काम मिलेगा, लोकल फिल्में बनेंगी, बाहर से लोग आएंगे बिहार में फिल्में करेंगे। अब जैसे यूपी में देखिए, वहाँ की फिल्म नीति बन गई, वहाँ डेवलपमेंट भी काफी तेजी है, सब चीज है, तो वहाँ की गवर्नमेंट शायद इस चीज को समझ रही होगी या समझती है, तो उन लोगों ने काम किया। हमारे यहाँ भी काम सुने कि राजगीर में चल रहा है फिल्म सिटी का, लेकिन ये काफी दिनों से सुन रहे हैं, कुछ कलाकारों को लेकर के या इस तरह का बहुत ओपन स्टेटमेंट तो कुछ अभी आया नहीं कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, और कलाकारों के फ्यूचर के बारे में भी कोई बात नहीं है। सरकार वैसा तो कुछ प्लान भी नहीं कर रही है। कोरोना काल में 3000, 5000, 10,000 रुपया एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज करके जो कलाकार को देने की बात कही गई, ये तो हंसी वाली बात है भाई। उसमें भी ये प्रावधान है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेगा, अब ये सोच लीजिए कि अगर कोई कलाकार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से आता हो और वहाँ पे नेट की सुविधा नहीं हो, इस तरह देख रहे हैं, नेट की सुविधा नहीं हो, स्मार्टफोन की सुविधा नहीं हो, तो सही में वो क्या करेंगे? और वो कलाकार, ऐसा नहीं है कलाकार अच्छे नहीं है, वो ग्रामीण कलाकार में बहुत सारे फोक आर्टिस्ट गांव में है अभी के टाइम में, लेकिन सरकार जो है इस चीज को नहीं समझती है, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम झेलने को पड़ता है। उसके बाद सरकार के जो विभाग के पदाधिकारी हैं,
उनमें एक जो प्लानिंग ये सब चीज करते होंगे, उनकी जो प्लानिंग कमेटी होगी, पहले तो उसमें आप भाई कलाकार के बीच के किसी आदमी को बिठाइए, तभी जाकर के आप कलाकारों का असली दर्द समझ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। और हम तो यहाँ तक हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई बिहार आर्ट थिएटर जो है कई कलाकारों को इसने जन्म दिया है, तो बिहार आर्ट थिएटर से बढ़िया जो सेंटिमेंट है वो कोई कलाकारों का समझ नहीं सकता है। और हम लोगों ने अपने स्तर से भी जितनी हो सके मदद की है, और मैं सरकार की भी मदद करने के लिए तैयार हूँ इसमें। अगर सरकार पूछे कि भाई कलाकारों के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं उसमें भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि आगे से कि हमारे आर्टिस्ट हैं तो उनको हम सपोर्ट करें आगे से। बिल्कुल, या कितने आर्टिस्ट हैं, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि डेटा तैयार होना चाहिए, जो कि है भी नहीं अभी इनके पास। अच्छा, ये डेटा से मेरे पास एक सवाल आया है कि अभी तक जितने आर्टिस्ट हैं बिहार में, थिएटर के विधा के हो चाहे अन्य विधा के हो, जैसे कि मुंबई में एक सिंटा कार्ड चलता है जिससे कि पहचान होती है कि नहीं ये डिपार्टमेंट का एक मतलब हमारा व्यक्ति है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई कार्ड इशू नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है अपनी आइडेंटिटी भी बतानी पड़ती है कि मैं कलाकार हूँ। तो अब मान लीजिए कहीं आप जा रहे हो और आप बोलेंगे कलाकार हैं, तो क्या आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा उसके सामने? यही तो होगा ना फिर बिहार के कलाकार के लिए। क्या देखिए, ये हम लोगों को तो सुधारना पड़ेगा ही। अब सरकार को चाहिए कि भाई इसमें जितनी तेजी लाए, सरकार नहीं करेगी तो हम लोग अपने स्तर से करेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर बात ये भी उठता है कि फिर वो विभाग ही क्यों है, कला संस्कृति विभाग। अगर इतनी उदासीनता आप लोग दिखाइएगा, मैं सरकार से कह रहा हूँ, तो फिर तो काम चलने से रहा। बेहतर है कि अब एक प्लानिंग कमेटी अच्छी बनाइए, क्या कलाकारों की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनसे रूबरू होइए और उनपे अब एक्शन लीजिए। ये अब बात करने का समय ये गया। अब इस युग में भी अगर हम लोग इतना गैप बना करके रखे हैं कम्युनिकेशन का, और सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, इतना बोलने के बावजूद कई लोग आवाज उठाते हैं और इतनी उदासीनता है, तो ये तो फिर इसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र में जो है कमर्शलाइजेशन है, लेकिन जब बात आती है थिएटर की, जब बात आती है कला की, तो वहाँ पे सिकुड़ जाता है। बिल्कुल, जबकि ये क्षेत्र ऐसा है कि बहुत ज्यादा वाइड है, जिसमें आप परफॉर्मिंग आर्ट है, आपको दिखा सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, फिर भी एक लिमिटेशन है। तो इसे कमर्शियल बनाने के लिए कलाकारों को भी एकजुटता की जरूरत है। यहाँ पे कलाकारों को भी एकजुट होना पड़ेगा। और मैं ये देखिए, सरकार तो अपने जगह ठीक है, सरकार करेगी काम या नहीं करेगी, ये हम लोग सरकार से मांग करेंगे। और इसमें कलाकारों को भी ये समझना चाहिए कि हम लोग भी अब अपने स्तर से ये कोशिश करें कि अधिक से अधिक समाज के लोगों को अपनी कला से आप परिचित करवाइए। बिल्कुल, और अपनी विधा दिखाइए, अपने लोगों को जोड़िए, ताकि आप समाज के लिए भी आप एक यूजफुल साबित हो सके। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक दो और सवाल मेरे पास बचे हुए हैं। अक्सर जैसे कि कोई किसी की संस्था है पर्सनल, तो पहले इंडिविजुअल ग्रांट मिलता था सरकार के द्वारा, जिसमें कि आर्टिस्ट जो है अगर उसकी रेपेट्री नहीं है तो वो मतलब वो अपना ग्रांट के थ्रू जो है अपना जो कार्यक्रम फेस्टिवल ये सब करा सकता था, लेकिन वो भी सरकार ने बंद कर दिया। उसके बाद आती है रेपेट्री की, तो इतना जो यंगस्टर है वो मेहनत करता है रेपेट्री बनाने के लिए, फेस्टिवल में करने के लिए, फिर बाद में पता चलता है कि उसमें भी अनदेखा किया जाता है। तो इसमें भी क्या जुगाड़ सेटिंग का कुछ मसला सामने सुनने को आता है? इसका क्या मतलब, खुलकर बात कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। देखिए, वो तो है। सबसे पहले तो जो इंडिविजुअल ग्रांट बंद हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। और इसमें जहाँ तक मैं सुनता हूँ, इसमें क्या सच्चाई है नहीं है ये मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सुनने में आया कि कुछ थिएटर के बड़े लोगों ने, बड़ी हस्तियों ने मिलकर के इस ग्रांट को बंद करवा दिया। अब इसके पीछे रीजन जो भी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ बहुत अधिक, लेकिन जो कलाकार उस इंडिविजुअल ग्रांट के मिलने से साल में एक परफॉर्मेंस अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से डिजाइन कर पाता था, अपनी चीजों को सामने रख पाता था, ये मौका आपने उसे छीन लिया। हर एक इंडिविजुअल को एक मौका तो साल में ऐसा मिलता था ना, कि जिसमें वो अपना क्रिएशन दिखा सकता था, अपने चुने हुए नाटक को परफॉर्म कर सकता था। तो एक ये मौका रहता था लोगों के पास। और थिएटर में भी एक लगता था कि बहुत काम हो रहा है, लगातार काम होते चलता था, तो
एक अच्छा माहौल रहता था। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें कि हॉल खाली नहीं। और हमारे यहाँ कालिदास रंगालय में समझिए कि साल के 12 में से 12 महीने नाटकों से हम लोग गुलजार रहता था ये माहौल। सही। आने वाले समय में बिहार आर्ट जो थिएटर है वो कलाकारों के लिए क्या कुछ नया मतलब सपोर्ट करेगी या फिर कुछ नया लेकर आएगी उनके लिए? आने वाले समय में बिहार आर्ट थिएटर जैसे कि पहले से काम कर रही है, कलाकारों के हित में जो इस संस्था का निर्माण हुआ, इसकी नींव रखाई गई थी, हर कलाकार को परफॉर्म करने का मौका, उनको सबसे सस्ते से सस्ते हॉल में, सबसे कम पैसे में आप हमारे यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो एक नाटक को परफॉर्म करने के लिए, अपनी विधा को सीखने के लिए, तो हम हर तरह से, हर रूप से कलाकारों की मदद करने के लिए तैयार हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं पर्सनली जो फील किया हूँ वो मैं आपसे बता रहा हूँ कि थोड़ी बहुत सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि मतलब वो कोई भी अगर प्ले चल रहा होता है तो जो पुराने, ये अभी का नहीं है, ये 6 साल पहले भी वही था सिचुएशन कि जब भी कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है तो यहाँ का जो साउंड बॉक्स है वो बीच में मतलब कैसे जो आवाज़ करता है बीच में, वो बीच में ही मतलब फूंका करने लगता है जो है ना वो ये साउंड का, तो वो सब ठीक ठाक करनी चाहिए कम से कम, क्योंकि बदलाव ही जो रहेगा ना, क्योंकि परफॉर्मेंस होता है। अब लाइव परफॉर्मेंस में जरा से भी चूक हो जाती है तो फिर वो मजा खिलखिला हो जाता है। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी काम किया है और जितने भी ज़रूरत के नए सिस्टम थे साउंड में, लाइट में, इन सबों का प्रबंध किया जा रहा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं तो जब से मैं जिम्मेदारी संभाला, मैं सभी कलाकारों से, सभी टीमों से जो हमारे यहाँ परफॉर्म करने आती है, मैं पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ कि आपको किसी तरह की कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए और मैं तुरंत उसको सॉर्ट आउट करता हूँ। और आपने जो ये मुद्दा उठाया, ये पहले वाकई इसमें दिक्कत था और अब के समय में हमने इसको काफ़ी हद तक सुधारा है और आगे जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको भी नया किया जा रहा है। जैसे जैसे हम लोगों के पास व्यवस्था हो रही है, हम लोग इसको पूरा सुधारने में लगे हुए हैं। अच्छा, अब आपकी जो मैं पर्सनली ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि आप पहले पुरास फाउंडेशन के सेक्रेटरी थे, फिर बिहार आर्ट थिएटर के सेक्रेटरी बने, तो अभी और भी कुछ सेक्रेटरी बनना है लाइफ में या मतलब कुछ और बड़ा प्लान है आपका? देखिए, सेक्रेटरी बनना क्या है, ये तो एक बहुत बड़ी जवाबदेही है और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा जवाबदेही लेने के लिए सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि ये आपने जैसा बताया और आपसे जिस तरह की बात हुई कि इस लाइन में रहते हुए आप अपना घर नहीं चला सकते हैं, तो इसके इधर भी हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारा अपना व्यापार है। अच्छा, ठीक है, मैं इसे इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपके रेवेन्यू सोर्स क्या क्या है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि मतलब आप जो मेंटेन करते हैं या जो चीज़ों पे बात करते हैं तो कुछ अलग अलग विधा में आपका जो है, मैं देखता हूँ इंटरेस्ट ऑफ एरिया जो है, क्योंकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं एक दूसरे से, तो मतलब आपके रेवेन्यू मॉडल क्या क्या है, कौन कौन से सोर्स से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो आप व्यूअर्स को बताएं ज़रा। देखिए, जब 2-3 साल हमने थिएटर किया था तो उस समय एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि यहाँ से पैसे नहीं आ रहे हैं। आप अगर अपना लाइफ आगे परस्यू करना चाहते हैं, एक परिवार चलाना चाहते हैं, घर चलाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक अच्छी लाइफ को परस्यू कर सकें। आज के डेट में पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, कल के डेट में ज़रूर हो, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ क्योंकि मैं दिन रात लगा हूँ इस चीज़ के लिए। तो उसके अलावा फिर हमने जब से जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमने बिजनेस के लिए अपने आप को तैयार किया कि अब मुझे व्यापार करना पड़ेगा। तो उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ, क्योंकि देखिए, हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जहाँ पे हम लोग के फैमिली में सर्विस बैकग्राउंड्स के लोग हैं, हमारे फादर सर्विस में हैं, तो उसमें बिजनेस में भी स्विच करना ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि कौन से बिजनेस को करें, किस तरफ जाएं, क्या करें, ये चीज़ें समझने में मुझे काफ़ी समय लगी। 1 2 साल 3 साल मैंने सड़कों पे खाक छानी कि क्या करें भाई, किस तरह से करें ताकि ये अपने कला को भी जिंदा रख सकें, उसके साथ अपना भाई रोजी रोटी भी चला सकें। तो फिर हमने कोयले की ट्रेडिंग करना शुरू की। ट्रेडिंग है जी, तो मेरा कोयले का काम है और मेरा कोयले का काम झारखंड से चलता है
और नहीं वो सब तो ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो पाता है? अब ये मतलब ये कहना तो मतलब सही नहीं रहता नहीं है। सही नहीं रहता है, लेकिन आप वो चीज़ नहीं बताया। लेकिन फिर भी जो मेरे व्यूवर्स हैं बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, क्योंकि वो लोग रेवेन्यू और ये सब सारी चीज़ों को ऐसे सुनते हैं जैसे कि मोटिवेशन के रूप में लेते हैं। समझ रहे बातों को? तो मतलब आप उनको एक मोटा मोटी बताएं कि अप्रॉक्स। देखिए, अब एग्जैक्ट अमाउंट बताना मतलब अब ये कंफर्टेबल तो नहीं लगता है, लेकिन ये ठीक है कि आप एक परिवार अच्छे से चला लें, कुछ आपसे कुछ लोग सरवाइव कर लें आपके थ्रू, तो और कुछ सामाजिक कार्यों में आप लग जाएं, इतना तो आपके पास सोर्स होना ही चाहिए। मैं उसी चीज को एक सक्सेस के तौर पे देखता हूँ कि अपनी कला भी जिंदा रहे, कुछ लोगों को मैं खिला भी सकूं, खुद भी खा सकूं, बस इतना है कहने के लिए कि आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, ताकि जो है आप समाज कल्याण के लिए भी कुछ काम कर सके और अपने फील्ड, अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपने परिवार को चला सके। और आपके फेवरेट्स जो भी हैं, जो उसमें कि आप काम करते हुए आपको जो सबसे बड़ा लॉस हुआ जिंदगी में अभी स्टिल डेट में, वो क्या था? देखिए, व्यापार जब हमने शुरू किया तो शुरुआत में होता क्या है कि आप किसी बड़ी कंपनी को या फिर किसी बड़े लोग को आप फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं कि किसी के साथ एसोसिएट होकर काम करें। तो हमने शुरुआत में कुछ लोगों के साथ एसोसिएशन किया था अपने काम में। तो आप जान नहीं रहे होते हैं कि व्यापार में खास करके हम लोगों ने जब शुरुआत किया, हम लोगों को बताने वाला कोई था नहीं कि कैसे क्या करना है। लोगों की उतनी पहचान नहीं थी बाजार में कि कौन से लोग किस नियत से क्या लेकर के घूम रहे हैं। तो शुरुआत में कुछ परेशानी होती थी। देखिए, व्यापार हो या जिंदगी, हमारा एक कमिटमेंट है कि हम लोग अपने जुबान पे धंधा करते हैं। ये हमारा बहुत कॉमन है हमारे बिजनेस लाइन में, और खास करके मेरे लिए कि हम लोग भाई जो बोलते हैं वो करते हैं और इसी पे धंधा है। कमिटमेंट, हाँ, कमिटमेंट हमारा है। तो हमने व्यापार का अपना मूल मंत्र भी यही रखा है। अब इस कमिटमेंट से फेल करने वाले आपको 90% लोग मिल जाएंगे व्यापार में। यानी आपके फेलोअर्स, आपके जो कलीग्स थे, हाँ, वही आपके फेलोअर्स, हाँ, वही रहे हैं। बाकी तो चैलेंजेस हम लोग उठा लेंगे, बाकी चैलेंजेस हम लोग टैकल कर लेंगे, लेकिन ये कमिटमेंट वाली जो चीज है ना, ये इसकी काफी कमी है। और मैं लोगों को कन्विंस भी करता हूँ कि आप इन चीजों को ठीक करिए। अगर आप एक अच्छा व्यापारी बनना चाहते हैं या एक अच्छा इंसान भी बनना चाहते हैं, तो इन सब चीजों से अभी भी मैं स्ट्रगल करता हूँ। लेकिन फिर ठीक है, वैसे वैसे लोग आपको मिलते हैं, उन्हीं 10% लोगों में आपको काम करना है। अच्छा, अभी जो भी यूथ मुझे देख रहे हैं या जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके सक्सेस के लिए या उनके वर्क को प्रमोट करने के लिए, कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों को करें या मैनेज करें ताकि आप अपने फील्ड में अच्छा बेहतर करते जाएं? देखिए, आपके अनुसार सक्सेस की परिभाषा क्या है? मेरे अनुसार, मेरे लिए अगर सक्सेस कहा जाए तो मैं अपने परिवार को ठीक से रख सकूं, खुश रख सकूं, अपने समाज में जितने लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उनको खुश रख सकूं, और जो हमारा जो कला में इंटरेस्ट है, जो हम जिस रंगकर्म के विधा के जो कलाकार हैं, तो इन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं और इस कला को जिंदा रख सकूं। अगर ये 3 काम मैं अपने लिए कर पाऊं तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूं, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज को अभी कर भी पा रहा हूं। तो मैं बाकी कलाकारों से ये कहना चाहूंगा कि जो आप रंगकर्म में हैं, खास करके रंगकर्मियों से, कि आप रंगकर्म तो कीजिए ही, साथ में व्यापार जरूर। और मैं आपको बताता हूं, एक रंगकर्मी एक बहुत अच्छा व्यापारी हो सकता है, क्योंकि एक रंगकर्मी के पास जो सिचुएशंस और सीन के जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। कहीं ना कहीं आपने इसका बहुत गंभीर तरह से यूटिलाइज किया है कोल्ड ट्रेडिंग में। बिल्कुल। हाँ, मैं कोल्ड ट्रेडिंग के अलावे भी कई काम है। ट्रेडिंग के अलावे में हमारा एक न्यूज चैनल भी है, इनसाइडर लाइव, जो हमने कुछ दिनों पहले शुरू किया है। तो एक विजन है। तो आपको जिस तरह से आप अपने कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं ना परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस भी वही चीज है। आपको उस तरीके को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मार्केट नीड्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कस्टमर नीड्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और सबसे मूल बात यह है कि लोगों की परेशानी आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। आप जिस दिन लोगों की परेशानी को सॉल्व करने का कोई तरीका निकालते हैं, कोई सॉल्यूशन निकालते हैं,
तो वो आपके लिए जो व्यापार में आप उपयोग करेंगे ना, वो काफ़ी अच्छा फ्लरिश करेगा। और मैं अभी भी लोगों की समस्याओं को खोजता हूँ और उसके जो होने वाले उपाय हैं, अभी तक मैं देखता हूं कि मैंने जितने भी सॉल्यूशन किए हैं वो ठीक रहा है। तो कुछ वैसी समस्याओं का आपके पास सॉल्यूशन है तो आप एकदम कीजिए, आपका व्यापार बिल्कुल बढ़ेगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ जो कि इस वीडियो के पर्सनालिटी थे, जैसे टॉक विद सम्राट में जो मैंने शामिल किया था, पहले जो पर्सनालिटी थे उनका नाम था अभिषेक रॉय। और अभिषेक रॉय से मुझे बात करके जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, सुनने को मिली, वो काबिले तारीफ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। इसी तरह हम बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, नए नए पर्सनालिटी से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिससे कि आप इंस्पायर हो सके, आपकी सक्सेस को बूस्टअप मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।